हाइड्रोजन का इंडक्टिव फ्लक्स 0 लिया जाता है। हाइड्रोजन का इंडक्टिव फ्लक्स 0। हाइड्रोजन रेफरेंस एटम होता है और उसके बेसिस पर प्लस आई एंड माइनस आई का डिवीजन किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया है। जो भी ग्रुप हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करते हैं उन्हें माइनस आई, और जो हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रॉन पुल करते हैं उन्हें प्लस आई। माइनस आई की कैटेगरी में कौन से ग्रुप आएंगे? माइनस आई की कैटेगरी में वो सभी ग्रुप आएंगे जो पॉजिटिवली चार्ज होंगे या फिर जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। ध्यान रखना, डबल बॉन्डेड कार्बन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंसीडर करते हैं। एंड प्लस आई की कैटेगरी में क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज ग्रुप एंड क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज ग्रुप एंड सैचुरेटेड अल्काइल ग्रुप। ये आपके प्लस आई की कैटेगरी में आएंगे। कितने बच्चों की तबीयत खराब? चार बच्चों की तबीयत खराब हुई। हम भी पूछे तो आपको प्लस आई माइनस आई ग्रुप पहचानना आना चाहिए, और इस पर एक क्वेश्चन भी करेंगे प्लस आई माइनस आई पहचानने का, क्योंकि प्लस आई माइनस आई बहुत इम्पोर्टेंट है। विथड्रॉ करने का मीनिंग है जो बॉन्डिंग पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। डोनेटिंग का मीनिंग है जो बॉन्डिंग पेयर को पुश करे। डोनेट करे मींस रिलीज करना, उसको पुश कर रहा है। जैसे ग्रुप में अगर हम विथड्राइंग लगाएंगे तो जो भी दूसरे हैं सब शिफ्ट हो जाएंगे उसकी डायरेक्शन में। प्लस आई लगाएंगे तो सब शिफ्ट होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, उससे दूर जाएंगे। बॉन्डिंग पेयर सबका थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होगा। माइनस आई ध्यान रखना, वो सभी ग्रुप्स होते हैं जिनमें या तो पॉजिटिव चार्ज हो और या फिर क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आइडेंटिफाई
plus I and minus I groups. Identify plus I and minus I groups in following. Plus I and minus I groups in following. OH, NH2, CH3, F, COH, NaCH3, COCl, Br, CCl3, O minus, NH3 plus, CH2Cl, Cn, CHO, CO minus, SO3H, cyclohexyl, CD3, CH2, CH2, CH3, C triple bond CH, phenyl group, and SO3H, 18CD3, डी आइसोटोप है हाइड्रोजन का।
हो गया। तो OH क्या होगा? यहाँ पर ऑक्सीजन है, H2 नाइट्रोजन है, CH3 क्लोरीन -COH, यहाँ नाइट्रोजन है -I, ऑक्सीजन क्लोरीन कार्बन में डबल बॉन्डेड -I, Br -I, CCl3 -I, O माइनस ये हो जाएगा +I, ये -I, दिस वन Cl CHO ये SO3H +I, CD3 +I, ये +I, ये कौन सा 18 CD3 का मीनिंग होता है CH3, CD3 CH3 एक ही जैसे। कितने बच्चों का पूरा करेक्ट हुआ है? तो +I -I पहचानना आ गया। नेक्स्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ था +I एंड -I। बात नहीं, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ +I एंड -I। देखिए स्ट्रेंथ ऑफ -I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन ग्रुप, या फिर जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स पुलिंग टेंडेंसी आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे -I का ऑर्डर F ज्यादा होगा Cl से, या फिर अगर किसी ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो किसी से भी ज्यादा होगा। सबसे थर्ड CCl3 CH Cl2 CH2Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बढ़ाओगे
नंबर बढ़ाओगे तो विड्रॉइंग पावर ज्यादा हो। माइनस है प्लस आई का क्या होगा? स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज एंड आल्सो नंबर ऑफ CH3 या फिर R ग्रुप कितने ज्यादा है। अच्छा, CH3 का प्लस आई क्यों होता है? CH3 का प्लस आई होने का रीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मीनिंग डोनेटिंग टेंडेंसी। हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज आया, इसलिए ये प्लस आई होता है। जितना ज्यादा CH3 ग्रुप लगाओगे उतना ज्यादा डोनेशन आएगा। मीन्स CH3 ग्रुप बढ़ाते जाओगे तो प्लस आई का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, लेकिन CH3 में पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और अगर किसी पर पूरा नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली उसकी डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा हो। तो अगर आप चार्ज को देखोगे तो चार्ज से ही आपको सारा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। जहां जितना ज्यादा चार्ज, माइनस आई देखना है तो पॉजिटिव चार्ज को देखना होगा, प्लस आई का केस है तो नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्लस आई का स्ट्रेंथ देखें तो सबसे पहले आता है O माइनस, फिर आएगा CO माइनस। ये पीछे इसलिए गया, नंबर ऑफ CH3 या R ग्रुप। CH3 के लिए एक्सप्लेन किया कि उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, इसलिए इसमें डोनेटिंग टेंडेंसी आएगी। जितने ज्यादा CH3 ग्रुप होंगे उतना ज्यादा डोनेटिंग टेंडेंसी होगी। O माइनस सबसे पहले, फिर CO माइनस, नेक्स्ट आएगा अल्काइल ग्रुप, CH3, CH, CH3, फिर CH2, CH3, CV3, CH3H, B आएगा, फिर H आएगा। एक बात और, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें आइसोटोपिक हाइड्रोजन का, तो सबसे ज्यादा होता है H का, फिर D का, फिर T का। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। इसको H से दिखाते हैं, इसको B से दिखाते हैं, इसको नहीं दिखा तो बाप मैं हमारा फोन नहीं बोलेंगे, आओ बोलेगा
तो CD3 का प्लस आई CH3 से थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि D की इलेक्ट्रोनिटी कम होती है और H की ज्यादा होती है, इसलिए CD3 में थोड़ा डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है। माइनस आई का जो ऑर्डर होगा NR3 प्लस SR2 प्लस NO2 SO3H Cl CHO COR greater than COH FCl BRI OH OR CH NH2। pH CH डबल बॉन्ड CH2 एंड H। देखिए ये इतना से एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है, आपको इन्हें रफली याद रखना है। हाँ, आप अगर रिलेट करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर से काफी हद तक एक्सप्लेन हो जाते हैं, बट क्योंकि सब में अलग अलग टाइप के कनेक्टिविटी है, तो क्या अलग अलग टाइप के ग्रुप है, रैंडम टाइप के ग्रुप है, तो इसका कोई प्रॉपर एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मिल सकता। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो आपका रिलेट हो सकता है क्योंकि वो एक पीरियड का केस या एक ग्रुप का केस है, वो तो अरेंज हो जाता है, बट रैंडम वाले जो केसेस हैं उसके लिए थोड़ा डिफिकल्टी होती है, प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं हो सकता और इनकी हमें जरूरत पड़ती है। प्लस आई माइनस आई प्लस आर माइनस आर, ये दो ऑर्डर हैं जो हमें अच्छे से याद रखने हैं। और आपको जो असाइनमेंट दिया गया उसमें इस ऑर्डर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जब आप उन क्वेश्चंस को बनाएंगे तो ये अपने आप लर्न हो जाएगा। वैसे भी सही सही तो ऑर्डर तभी याद होता है जब आप उसे किसी क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो अपने आप वो इंफॉर्मेशन माइंड में आ जाता है कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। प्लस आई की कैटेगरी में प्लस आई सबसे ज्यादा उसका होगा जिस पर परफेक्ट नेगेटिव चार्ज होगा, फिर अल्काइल ग्रुप आएंगे जहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। माइनस आई में सबसे पहले वो आएगा जिस पर परफेक्ट पॉजिटिव चार्ज होता है, फिर धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड घटता जाता है। NO2 पर देखोगे वहां भी पॉजिटिव चार्ज है, NO2 का जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ना तो ये कुछ इस तरह से बनता है। NO2 का स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाता है, ये प्लस आ जाता है, इसलिए NO2 पहले आ जाता है। इस तरह से फॉर्मल चार्ज परफेक्ट आ जाता है। तो हम इसके एप्लीकेशंस पर आते हैं। देखो एप्लीकेशन आप इंडक्टिव करें। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव, नोट कर लिया इसे? नोट है।
बात चल रही है। बात करना अलाउड नहीं है, समझ नहीं आया अभी तक? मजाक बना रखा क्लास को। नोट कर लिया सभी ने? नेक्स्ट देखिए, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव फैक्ट। Stability of charge system. This one is inversely proportional to charge density. ये वही पॉइंट है जो हम पीछे यूज कर चुके हैं। दूसरा, stability of negative charge. This one is directly proportional to electronegativity, and positive charge inversely proportional to electronegativity. अब इस पार्ट को आपको इंडक्टिव के थ्रू मर्ज करना है, उसके साथ एडजस्ट करना है कि इंडक्टिव के थ्रू चार्ज सिस्टम की स्टेबिलिटी को कैसे कंपेयर किया जाएगा। दो पॉसिबिलिटी बनेगी, एक तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी, दूसरी पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी। NO2 कैसा ग्रुप है? -I। -I का मीनिंग है कि ये यहां से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। CH3 कैसा ग्रुप है? +I, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन पुल करेगा मींस ऐसे समझिए -10 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन पुल कर लिया, -8 होगा, तो चार्ज तो डिक्रीज हुआ, तो चार्ज डेंसिटी भी डिक्रीज होगा। तो NO2 क्या करेगा, या -I ग्रुप क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। सो दिस वन डिक्रीजेस द नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। चार्ज पुल करेगा, चार्ज कम हो जाएगा, इससे डेंसिटी घटेगी। अगर डेंसिटी घट रही है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसका मीनिंग है दिस वन इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब आते हैं +I वाले पोर्शन पर। +I में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, पहले से इलेक्ट्रॉन था और इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया तो चार्ज तो बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया, चार्ज डेंसिटी भी बढ़ जाएगा। सो दिस वन इंक्रीजेस द नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। अगर चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो रही है मींस दिस वन डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। CH3+I ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, पहले से इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया तो नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई हो जाएगा। इंटेंसिटी बढ़ेगा या डेंसिटी बढ़ेगी तो चार्ज मींस स्टेबिलिटी घटेगी। सेकेंड केस, अब हम पॉजिटिव चार्ज सिस्टम की स्टेबिलिटी देखेंगे। सिंगल कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज NO2 कैसा ग्रुप है, -I, CH3 कैसा है, +I। -I का मींस इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, +I मींस इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। हाइड्रोजन का I 0 लिया जाता है, इसलिए इसे हमने नहीं कंसीडर किया। यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पुल किया, पॉजिटिव चार्ज था और आपने इलेक्ट्रॉन और रिमूव कर दिया और पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा,
तो पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ेगी या डेंसिटी बढ़ेगी। सो दिस वन इंक्रीजेस द पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, दैट इज decreases the stability of positive charge। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, शेषरी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, पॉजिटिव चार्ज था और इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया, इलेक्ट्रॉन ऐड किया, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ, चार्ज का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा तो डेंसिटी भी डिक्रीज होगी। यहाँ से क्या होगा, दिस वन डिक्रीजेस द पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यही दो सिचुएशन, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा, ये दो सिचुएशन बनेगी। ये फ्री बॉन्ड है, ग्रुप की कंडीशन बताई गई होगी। ग्रुप किसे कहते हैं, जिसमें एक फ्री बॉन्ड हो, क्योंकि ग्रुप को कहीं ना कहीं कनेक्ट करना होगा। ये माइनस नहीं है, ये बॉन्ड है, ग्रुप NO2 है, ऐसा तो सब में माइनस दिखेगा। क्लास में बात करना अलाउड नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली ये हमने ऑब्जर्व किया है कि थोड़ा सा भी आपको फ्री कर दिया जाए तो आप पढ़ना छोड़ के केवल बातें ही करते हैं। तो ये हमने डिसाइड किया है, इस बार 0 टॉलरेंस पर क्लास ली जाएगी। बात क्लास में नहीं कर सकते, अगर बात नहीं करेंगे क्लास की एफिशिएंसी बढ़ेगी और जिसको जो कंफ्यूजन है वो अपना कंफ्यूजन भी दूर कर पाएगा। कुछ पार्ट आपको इस बार स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और उसमें सबसे पहले है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में 3 चीजें हैं, एक तो क्लास का है, दूसरा प्रैक्टिस कॉपी का, वो भी डिसिप्लिन में ही है। ये आपको घर पर रेगुलरली पढ़ना है और असाइनमेंट्स जो भी दिया जाए उसे प्रॉपरली बनाना है, क्योंकि इस बार हम इंश्योर करेंगे कि ऑर्गेनिक में सभी का कंफर्ट लेवल बना रहना चाहिए। अनकंफर्ट लेवल कोई बच्चा नहीं रहना चाहिए। तो तभी होता है जब आप ट्रैक से बाहर होते हैं। अगर आप ट्रैक पर हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, कुछ भी इतना मुश्किल डिफिकल्ट नहीं है, बट आप प्रॉपर वे में वर्क करते रहें। तो जब आप डिसकंटिन्यूटी जनरेट करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं रिवाइज करेंगे, असाइनमेंट नहीं किया, जैसे जैसे डिसकंटिन्यूटी बढ़ेगी वैसे वैसे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, तो धीरे धीरे लगेगा कि तो हो ही नहीं सकता। जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के साथ होता है, ये मत सोचो ये स्टोरी मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की है, लास्ट तक जाते जाते उससे कुछ नहीं होता। अल्टीमेट मैक्सिमम बच्चे ही कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। अभी टाइम है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ चाहिए, काम करना पड़ेगा। तो इस केस को नोट कर लिया, वो आपको बता दिया जाएगा। अभी तो आपकी क्लासेस कम हुई है, तो आज आप इतना हो जाएगा कि 1 पूरा हो जाएगा, या हो सकता है 2 में भी 50% या 2 का भी कम हो जाए, 1 तो 100% हो जाएगा। और वैसे भी जो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, मैं फिर से बता दूं, असाइनमेंट्स का मेरा पर्पस बिल्कुल क्लियर है और वो है कॉन्सेप्ट क्लियरेंस। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराना नहीं है, क्वेश्चन के लिए तो वर्कबुक मॉड्यूल है, IQ है, बहुत कुछ है, वहाँ से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं या उस टाइप की दूसरे क्वेश्चंस हैं। असाइनमेंट्स आपका सब्जेक्टिव टाइप का होगा, क्लास पैटर्न पर होगा, जो आपको यहाँ पढ़ाया गया है वो प्रॉपरली आपको समझ आ जाए, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और वो आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाए। इस पार्ट को कंसीडर करते हुए वो सारी असाइनमेंट्स बनाई जाए और ये काम सभी बच्चों को ऑनेस्टली करना है, चीटिंग नहीं।
ये नहीं कि किसी ने किया तो आपने उसे देख के कर लिया, ये गलत होगा। इन दोनों केसेस को ऑब्जर्व करो, तो यहाँ से हमें एक ऑब्जर्वेशन मिलेगा, एक कंक्लूजन मिलेगा। ये माइनस चार्ज है, माइनस को कौन स्टेबल कर रहा है? ये प्लस चार्ज है, प्लस को कौन स्टेबल कर रहा है? ये लाइन याद रखना बड़ा आसान है। नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव ग्रुप स्टेबल करता है, नेगेटिव को नेगेटिव स्टेबल करेगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव। अगर आप इस लाइन को याद रखते हैं तो ये डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म, क्योंकि उसी का तो आउटकम है ये, उसी को तो सोच के ये सारे कंक्लूजन बनाए आपने। इस लाइन की याद रखने से हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। जो आप 2 मिनट सोच के बढ़ रहा है, घट रहा है, ये होगा वो होगा, वो सारी चीजें का काम। नेगेटिव है नेगेटिव स्टेबल करेगा, पॉजिटिव है पॉजिटिव को पॉजिटिव स्टेबल करेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव अनस्टेबल करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। तो कंक्लूजन नोट कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट पहले इसका लिख लेते हैं। नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बाय negative charge is stabilized by negative groups is stabilized by negative groups like माइनस आई माइनस आर। जैसे माइनस आई होता है, आगे रेजोनेंस पढ़ोगे उसी तरह से माइनस आर भी होता है, माइनस आई minus r and destabilized by positive groups, destabilized by positive groups like plus I plus r, like plus I plus r। Positive charge is stabilized by positive groups, is stabilized by positive groups like plus I plus r, like plus I plus r, and destabilized by negative groups and destabilized by negative groups like minus I minus r, like minus I minus r। तो अब इस कंक्लूजन पर बेस क्वेश्चंस कर लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग in decreasing order of their stability।
चलो एक केस में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई एक, चलो सेकंड नंबर एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई एक एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बेसिस पर आप पहले तो ये बेसिक स्केलेटन है जो कि सभी में है, इसका जो भी इम्पैक्ट होगा सब में इक्वल होगा। इसे मान लिया कि 0 है, ये कैसा ग्रुप है माइनस है, ये कैसा ग्रुप है माइनस है, ये कैसा ग्रुप है प्लस है। ग्रुप का क्लासिफिकेशन कर लिया हमने, आइडेंटिफाई कर लिया। अब आप देखिए पॉजिटिव चार्ज ऐसा कभी नहीं आएगा एक प्लस हो एक माइनस हो, ये नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो या तो सभी प्लस होंगे या तो सभी माइनस। तो आपको पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। इसमें क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये माइनस है, ये तो अपोज करेगा, ये डिस्टेबलाइज करेगा, ये भी डिस्टेबलाइज करेगा और ये स्टेबलाइज करेगा। ये तो सपोर्ट में है, ये दोनों अपोज में है और ये न्यूट्रल है। अब इन दोनों में कौन ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, तो जो ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि डिस्टेंस दोनों की इक्वल है। डिस्टेंस बढ़ने से इसका इम्पैक्ट घटता है, बट यहाँ तो डिस्टेंस इक्वल है। तो CHO और Cl में माइनस आई किसका ज्यादा, तो ये ज्यादा परेशान करेगा, ज्यादा आपका डिस्टेबलाइज करेगा। तो मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन किसमें मिला, 4 में, फिर 1 में, फिर 2 में, और सबसे पीछे कौन जाएगा 3। कितने बच्चों को समझ में आ गया? फिर से सुनो, आपने पहले ग्रुप को डिसाइड कर लिया कौन सा ग्रुप किस कैटेगरी का है, ठीक है। Cl माइनस आई में आएगा, CHO माइनस आई में आएगा और CD3 प्लस आई। अब यहाँ पर कोई भी ग्रुप नहीं है, ये न्यूट्रल हुआ। ये माइनस है, प्लस को डिस्टेबलाइज करेगा, ये CHO है, ये भी माइनस है, डिस्टेबलाइज करेगा, ये इससे ज्यादा करेगा। क्यों? क्योंकि इसका माइनस आई ज्यादा होता है। कहाँ से पता चला, टेबल से पता चला। और ये CD3 तो प्लस आई है, ये स्टेबल करेगा, सबसे ज्यादा स्टेबल ये हुआ, फिर ये होगा, फिर ये होगा, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेबलाइजेशन यहाँ होगा। नेक्स्ट, अब ये तीनों क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए, खुद से सोचिए और इसका आंसर बनाइए। प्लस चार्ज है, प्लस वाले ग्रुप सपोर्ट में आएंगे, माइनस चार्ज है तो माइनस वाले ग्रुप सपोर्ट में आएंगे और प्लस वाले ग्रुप उसके अगेंस्ट जाएंगे। डिस्टेंस का क्या रूल होता है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इंडक्टिव का मैग्नीट्यूड तेजी से घटेगा, तो उसका इम्पैक्ट भी वो सपोर्ट हो या अपोज दोनों में घटेगा। अगर सपोर्ट में है तो कम सपोर्ट कर पाएगा, अपोज में है तो कम अपोज कर पाएगा। कर लिया।
फर्स्ट का आंसर कितने बच्चों ने बना लिया? क्या बनेगा बोलो? 1 क्या होना चाहिए? 2 3 1। देखो कैसे होगा, ये तो 0 हुआ, ये माइनस आई है सपोर्ट में, ये भी माइनस आई है सपोर्ट में, ये दोनों रेफरेंस लेवल से ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे। अब कौन ज्यादा करेगा? जो पास में होगा, तो पास में कौन है? ये है, इसलिए इसका माइनस आई ज्यादा लगेगा, ये ज्यादा सपोर्ट करेगा। 2 3 1, ठीक है। थर्ड कितने बच्चों ने बना लिया? देखो थर्ड में ये तो 0, ये माइनस आई, ये माइनस आई और ये सब माइनस आई, ठीक है। तो ये तो प्लस है, उसके अगेंस्ट जाएंगे, ये नॉर्मल है, बाकी तो सब डिस्टेबलाइज हो रहे हैं। सबसे पहले कौन आएगा? 1। अब उसके बाद सबसे पीछे कौन जाएगा? 3, ठीक है। फिर ये तो आ जाएगा 1 2 4 3। कितने बच्चों का करेक्ट हुआ? ये बहुत ही आसान तरीका है कि प्लस को प्लस सपोर्ट करना, माइनस को माइनस, तो कंपेयर करना हमारे लिए काफी आसान हो जाता है। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, घट रही है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, घट रही है, बहुत सारे स्टेप्स आपको यूज करने पड़ते हैं। माइनस आई 0, ये आपका माइनस आई, ये माइनस आई और ये प्लस। नेगेटिव चार्ज है, माइनस सपोर्ट करेगा, प्लस अपोज। सबसे ज्यादा सपोर्ट 2 में मिलेगा, फिर 3 में, फिर 1, सबसे पीछे 4 2 3 1 4। कितने बच्चों को समझ में आ गया? अच्छे से पॉइंट समझ में आ गया, इसे यूज कर लेंगे, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक सिचुएशन है। अभी तो आपको स्टेबिलिटी का एक अलग से असाइनमेंट मिलेगा जिसमें 50 क्वेश्चंस एक साथ होंगे, बट वो सब तब होंगे जब आप सारे इफेक्ट पढ़ लोगे, इन सारे कॉन्सेप्ट आ चुके हैं, उन सभी का एक साथ एप्लीकेशन। ये तो एक सिंगल इफेक्ट है, फिर रेजोनेंस होगा, फिर आपका हाइपर कंजुगेशन होगा, फिर एरोमेटिसिटी होगा, सबका जब कंबाइंड इफेक्ट पढ़ लेंगे सभी को, फिर उनके बेसिस पर जब क्वेश्चंस करेंगे तब आपको जो अंडरस्टैंडिंग बनेगी वो फाइनल होगी। ये तो बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन, बट पैटर्न यही रहेगा, जो बेसिक थीम है थिंकिंग की वो यही रहेगी। नेगेटिव को नेगेटिव सपोर्ट, पॉजिटिव को पॉजिटिव सपोर्ट। बैठ जाओ और क्लास में बात नहीं करना है। हाँ जैसे क्या लगा दें बोलो? NH2 लगा दें तो सबसे ज्यादा ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा। अच्छा नहीं, डिस्टेंस फैक्टर तब नहीं। डिस्टेंस वैसे तो डिस्टेंस फैक्टर डोमिनेटिंग होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड भी देखना होता है, तो इस टाइप की सिचुएशंस आपको सारे ही क्वेश्चंस में कहीं मिलेगी। नहीं, कॉमन एलिमेंट होगा फिर तो आसान है। अगर कॉमन नहीं है, मान लो एक NO2 है, दूसरा CN है, तो डिस्टेंस जिसका ज्यादा है उसका इम्पैक्ट कम होगा, सीधा सा। अब एक बहुत हाई मैग्नीट्यूड का है, दूसरा लो मैग्नीट्यूड का है, तो दोनों में प्रॉब्लम है। कंपेरेबल मैग्नीट्यूड के हैं तो थोड़ा सा आप कंपेयर कर सकते हैं। फिलहाल अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो आप डिस्टेंस फैक्टर को प्रायोरिटी दें, कभी भी ऐसा आए तो, लेकिन आएगा नहीं, और बुक में भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अब इससे बड़ा प्रूफ क्या है? प्रीवियस में भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तो क्या कर सकते? देखिए
BR होता तो हम इसको पहले रख लेते, बट अब BR थोड़ा ज्यादा वीक हो जाता है, ये तरह से सब एक्सपेरिमेंटल डेटा में चला जाता है कि अब आप खुद सोचो क्या करें, तो डाउट में पड़ जाते हैं ना कि इसको रखें ये ज्यादा ये कम है, तो ऐसी सिचुएशन फिलहाल नहीं मिलती और किसी को इसका आंसर नहीं पता। एक्सपेरिमेंट करेगा उसको मिलेगा ना डेटा, इसका एक्सपेरिमेंटल डेटा कहाँ खोजोगे, किस बुक में खोजोगे कि कौन ज्यादा है कौन कम। हाँ, खोजने पर मिल जाएगा एसिडिटी के थ्रू कुछ ना कहीं कोई हिंट तो मिल जाएगा क्या रखना चाहिए, बट हाँ इन जनरल पैटर्न यही होता है, डिस्टेंस फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, क्योंकि डिस्टेंस तो एक 10 है दूसरा 5 है, आधा हो सकता है डिस्टेंस है तो सीधे 100 हो जाता है। इसका जो इफेक्ट है वो तो 3 कार्बन के बाद डिस्टेंस फैक्टर भी तो है, 3 के बाद बिल्कुल 0 हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, ये तो इंडक्टिव था। नेक्स्ट लिखो R मींस अल्काइल ग्रुप। नेक्स्ट लिखिए रेजोनेंस। बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट रेजोनेंस। रेजोनेंस और रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म। देखो रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म दोनों एक ही टर्म है। रेजोनेंस का पहला नाम मेसोमेरिज्म था, बाद में फिर मॉडिफाई होकर उसे रेजोनेंस, दोनों कॉन्सेप्ट एक ही है, दोनों सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रेजोनेंस पढ़ेंगे मेसोमेरिज्म पढ़ेंगे, पहले इसको मेसोमेरिज्म कहते थे, अब हम उसे रेजोनेंस कहते हैं, दोनों एक ही बात है। अब रेजोनेंस होता क्या है, बड़ा ही स्पेशल कॉन्सेप्ट है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स नेचर में होते हैं जिनको हम पेपर पर बना ही नहीं, तो फिर वो दिखेंगे कैसे या उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, जो भी प्रॉपर्टी कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, उस मॉलिक्यूल के हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और उसकी हेल्प से उस मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जो स्ट्रक्चर पेपर पर बनाते हैं वो होता नहीं, उसका रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है जिसकी हेल्प से एक्सप्लेन करोगे, और जो रियल है वो पेपर पर बनेगा नहीं। तो यही रेजोनेंस है। रेजोनेंस पहले चलो थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं, समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू कि ये बात आई कहाँ से, क्यों नहीं पेपर पर बन सकता, परेशानी क्या है उसके साथ, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके लिए एक इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, बॉन्ड लेंथ। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ होता है 1.54, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है 1.33 एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है 1.20। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है या फिर ये एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ है, एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड लेंथ ये होना चाहिए। अब हम इस डेटा को अप्लाई करते हैं इस मॉलिक्यूल पे, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2। तो जब आप इस पर अप्लाई करेंगे तो आपको ये क्या दिखेगा, ये दिखना चाहिए 1.33 और ये होना चाहिए 1.54 और 1.33। ये जो भी डेटा है दिस वन इज एक्सट्रैक्टेड डेटा, जो भी है दिस वन इज एक्सट्रैक्टेड डेटा।
अब इसका रियल डेटा क्या है उसे देख लेते हैं। ये होना चाहिए था और एक्चुअल डेटा है क्या? ये है 1.36, ये 1.46 या 48 के आसपास होता है 1.36। ये है एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट। तो ये डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है? देखिए, अगर बॉन्ड लेंथ 1.54 है तो आप कहेंगे परफेक्ट सिंगल, बॉन्ड लेंथ 1.33 है तो परफेक्ट डबल। अगर बॉन्ड लेंथ 1.33 से 1.54 के बीच है तो उसमें सिंगल एंड डबल बॉन्ड दोनों कैरेक्टर, मींस सिंगल और डबल के बीच 1.2, 1.3, 1.4 जैसे जिसकी क्लोज हो। जैसे 1.36 मान ले तो 1.1 हो गया, थोड़ा सा बॉन्ड 1.50 मान ले तो नहीं, 1.36 मींस 1.9 कह सकते हैं, इसे 1.9, 2 होना चाहिए था, 2 से थोड़ा सा कम हुआ। तो यहाँ का जो बॉन्ड 1.36 है ये परफेक्ट डबल बॉन्ड तो नहीं है, थोड़ा सा कम है, ये परफेक्ट नहीं है, थोड़ा सा कम है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.9 के आसपास कुछ बन जाएगा। और ये परफेक्ट सिंगल नहीं है, क्यों? क्योंकि 1.46 है, इसमें कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया। वो क्या रहा है, इस डबल बॉन्ड में कुछ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ऐड हुआ है और इस सिंगल बॉन्ड में कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऐड हुआ है। तो रियल मॉलिक्यूल की तो कंडीशन सिचुएशन तो यही है कि ये परफेक्टली डबल नहीं और ये परफेक्टली सिंगल नहीं। और आपने जो स्ट्रक्चर बना रखा है उसमें तो डबल और सिंगल बना रखा है, तो इसका मीनिंग है ये स्ट्रक्चर तो गलत है। इसके बेसिस पर जो कंक्लूजन आएगा वो तो यही आएगा कि ये डबल होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, और ये रियल में होता नहीं। इसलिए इस स्ट्रक्चर से जो आउटकम आ रहा है, जो रिजल्ट मिल रहा है, जो डेटा आपको मिल रहा है वो गलत डेटा मिल रहा है। इसका मीनिंग है ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इस बॉन्ड लेंथ के करस्पॉन्डिंग नहीं है। तो इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, पार्शियल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। और लूज स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में जो लिमिटेशन है वो ये, या तो सिंगल बनेगा, या तो डबल बनेगा, या तो ट्रिपल। तीन ही पॉसिबिलिटी है बॉन्ड की, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इन बिटवीन वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए अगर हम इस डेटा के करस्पॉन्डिंग इसका लूज स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें तो बनेगा ही, क्योंकि आपको पार्शियल बॉन्ड बनाना है। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आपने पढ़ रखा है कहीं, कहाँ? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में आता है ना, 1.5, 2.5 और 3, वहाँ तो 0.5 आता है। रेजोनेंस में 0.5 तो छोड़ो, 1.1, 1.2, 1.31 सब आ जाएगा। जितनी भी पॉसिबिलिटी है सब रेजोनेंस एक्सप्लेन होती है। तो इस मॉलिक्यूल का करेक्ट प्रेजेंटेशन पेपर पर नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि पेपर पर ड्रॉ करने की लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन है सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ तो इन बिटवीन 1 और 2 बन रहा है, तो ये नहीं बन सकता। तो फिर अब इस मॉलिक्यूल को कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे समझेंगे? तो इसके लिए एक थ्योरी यूज की गई है। उस थ्योरी का नाम है रेजोनेंस। ध्यान रखना, रेजोनेंस एक थ्योरी है जिससे आप उन मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करेंगे जिसका करेक्ट लूज स्ट्रक्चर पेपर पर नहीं बन सकता। उसमें करते क्या है, उसके लिए क्या करते हैं कि इस मॉलिक्यूल के जो रियल मॉलिक्यूल है उसके एक से ज्यादा हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो कुछ भी बनेगा सब हाइपोथेसिस है। रियल वर्ल्ड में ऐसा कुछ भी नहीं होता। रियल में तो एक मॉलिक्यूल है, लेकिन उस मॉलिक्यूल तक पहुंचने के लिए आपको एक से ज्यादा लूज स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे, और उनकी हेल्प से हम रियल मॉलिक्यूल तक पहुंचेंगे। तो जब भी आपको किसी भी मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ रहा है, मॉलिक्यूल तो एक ही है, एक से ज्यादा बना दो पक्का गलत ही बना। मॉलिक्यूल तो एक है ना, और आपने 2 स्ट्रक्चर उसके नाम पे बना दिए तो 100% आपने गलत बनाया है। इसलिए जो भी स्ट्रक्चर बनाओगे उनका रियल एग्जिस्टेंस नहीं होगा, वो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होंगे। लेकिन हाँ, वो स्ट्रक्चर आपको सपोर्ट कर देंगे इस मॉलिक्यूल का। रेजोनेंस थ्योरी है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाते हैं कुछ इस तरीके से। सबसे पहले आपको ये समझना होगा
नेचर में ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जिनका करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर पेपर पर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वहां पर फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर का पार्ट है, वहां पर फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर है, या फिर बॉन्ड परफेक्टली सिंगल या परफेक्टली डबल नहीं है। तो ऐसे केसेस में आप एक से ज्यादा हाइपोथेटिकल लुईस स्ट्रक्चर यूज करते हैं जिनका एग्जिस्टेंस ओनली एंड ओनली ऑन पेपर होता है, रियल वर्ल्ड में उनका एग्जिस्टेंस नहीं है, और जिसका रियल एग्जिस्टेंस है वो पेपर पर नहीं आ रहा। तो अब हम हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स बनाने जा रहे हैं जिसकी हेल्प से इस पर नहीं पहुंचना है, इस डेटा तक पहुंचना है। ये है रियल मॉलिक्यूल, इसका जो डेटा इस तक पहुंचना है। आपको हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके इस डेटा को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि रियलिटी तो ये है, ये रियलिटी नहीं है, इससे तो कुछ और डेटा निकलना है। ये रियल डेटा है, इस तक पहुंचना है। इस तक पहुंचने के लिए आप एक से ज्यादा हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहला तो यही बनाते हैं, दूसरा ये बनाते हैं, तीसरा ये बनाते हैं, ये माइनस, ये 3 स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। ये स्ट्रक्चर रियल मॉलिक्यूल को 100% एक्सप्लेन नहीं करेगा, ये भी 100% एक्सप्लेन नहीं करेगा, ये भी 100% एक्सप्लेन नहीं करेगा। कुछ परसेंट ये करेगा, कुछ परसेंट ये करेगा, कुछ परसेंट ये करेगा। तीनों का परसेंटेज जोड़ दो, 100 हो जाएगा। कुछ पहला करेगा, कुछ दूसरा करेगा, कुछ तीसरा करेगा। इन तीनों को कंबाइन कर दोगे तो 100% करेक्टर मिल जाएगा, मॉलिक्यूल आपको 100% मिल जाएगा। तो ये इंडिविजुअल फॉर्म में तो मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट कलेक्टिवली एक साथ रियल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन हाँ, कुछ कंट्रीब्यूशन इससे मिलेगा, कुछ पार्ट इससे आएगा, कुछ पार्ट इससे आएगा, और इन तीनों का जो कंबाइंड फॉर्म है वो है रियल। हाँ, उसके लिए भी रूल है, कितना परसेंट ये करेगा, कितना परसेंट ये करेगा, कितना परसेंट ये करेगा, वो सब आगे बात करेंगे। पहले इन स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। इनको कहते क्या है? इन्हें कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। और ध्यान रखना, ये क्या होते हैं? हाइपोथेटिकल, केवल पेपर पर एग्जिस्टेंस है, रियल वर्ल्ड में इनका एग्जिस्टेंस नहीं है। और इनकी हेल्प से आप रियल मॉलिक्यूल तक पहुंचेंगे। ये जो तरीका आप यूज करते हैं, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स यूज करके मॉलिक्यूल का एक्सप्लेनेशन, दैट मेथड या दैट कॉन्सेप्ट, दैट थियरी इज नोन एज रेजोनेंस। अब देखो रियल मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा। वो तो आगे आपको पता चल जाएगा जब एप्लीकेशन भी आएंगे। जिस रेजोनेटिंग सिस्टम ऑलवेज मोर स्टेबल, वो तो आपको मिल जाएगा। अभी तो हम रेजोनेंस डिफाइन कर रहे हैं, रेजोनेंस कहते हैं किसको है, वो तो उसका एप्लीकेशन हुआ, तो स्टेबल होगा कि नहीं होगा क्या है, तो गलत बात है। अभी हमने आपको रेजोनेंस को इंट्रोड्यूस किया, रेजोनेंस एक्चुअली है क्या, ठीक है। और जो भी हम क्लास में पढ़ेंगे उसमें वो सारे स्टेप्स पढ़ेंगे जिससे हम रियल मॉलिक्यूल तक पहुंच सके। पूरे 2 घंटे का काम तो यही है, 2-2.5 घंटे रियल मॉलिक्यूल तक पहुंचना है। रियल मॉलिक्यूल तक पहुंच गए मीन्स रेजोनेंस की थ्योरी पूरी हो गई। रियल मॉलिक्यूल हो गया, ये ऐसा देखेगा, इसके कैरेक्टर्स आपके सामने आ गए प्रॉपर वे में।
तो रेजोनेंस की थ्योरी पूरी होगी, फिर उसकी एप्लीकेशन पर। अभी हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि रेजोनेंस है क्या, फिर कैसे रियल मॉलिक्यूल तक पहुंचेंगे तो भी स्टार्ट ही नहीं हुआ। अभी तो रेजोनेंस टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बेसिकली इसे डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि रेजोनेंस कहते किसी, और आपको भी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, पता चल जाए नहीं रेजोनेंस क्या होता है। तो अब हम इसके करस्पॉन्डिंग जो रियल मॉलिक्यूल है, जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, वो कैसा दिखेगा उसे एक्सप्लेन करना है। तो कुछ कैरेक्टर इससे आएगा, कुछ कैरेक्टर इससे आएगा और कुछ कैरेक्टर इससे आएगा। कितने परसेंट किससे आएगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है वो कितना स्टेबल है। जो स्ट्रक्चर जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जो रेजोनेंट स्ट्रक्चर जितना ज्यादा स्टेबल होगा, उसका रियल मॉलिक्यूल के लिए कंट्रीब्यूशन उतना ही ज्यादा। जो स्ट्रक्चर जितना ज्यादा स्टेबल होगा, उसका रियल मॉलिक्यूल के लिए उतना ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। स्टेबिलिटी के कुछ पॉइंट्स तो बताए थे हमने आपको, तो उनको यूज कर लो। इसमें ना चार्ज है और ना किसी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और यहाँ पर तो चार्ज है और ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर जो है वो तो हाईली अनस्टेबल जोन में है। पहला स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो आप ऐसे कहो पहले का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो मेजर कंट्रीब्यूशन है, और दूसरे तीसरे वो माइनर। ऐसे कह सकते हैं चलो 90% ये है, 5-10% में ये दोनों आए, लेकिन ये दोनों तो आइडेंटिकल है, इसलिए बांट दो 5-5%। अगर आइडेंटिकल नहीं है तो फिर जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। बट ये जो हमने 95-5 का ये सही नहीं है, तो जस्ट हम एक डेटा ले रहे। क्यों? क्योंकि जब अनइक्वल स्ट्रक्चर्स हैं तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि किसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा। यही अगर मान लीजिए 3 स्ट्रक्चर बनते और तीनों इक्वली स्टेबल होते, तीनों एक ही जैसे होते, बहुत सारे बनते हैं, तो उस केस में 1/3 कंट्रीब्यूशन आ जाता है। वो भी आगे आपको मिलेंगे। यहाँ पर अनइक्वल वाले हैं, कंट्रीब्यूशन भी अनइक्वल आएगा। अब रियल मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा? ये मॉलिक्यूल कह रहा है कि यहाँ 0 चार्ज होगा, कितने परसेंट? 90%। ये कह रहा है यहाँ प्लस होगा, कितने परसेंट? वो कह रहा है वहाँ माइनस होगा, कितने परसेंट? उनका 5 0 हो गया, ये पहले से 0 था, यहाँ तो 0 है, कंफर्म। अब यहाँ पर पॉइंट देखते हैं क्या। ये कह रहा है यहाँ डबल बॉन्ड, कितना डबल बॉन्ड? 90%। अब ये कह रहा है सिंगल बॉन्ड, वो भी कह रहा है सिंगल बॉन्ड, 10% सिंगल बॉन्ड। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पर तो डबल बॉन्ड आया, लेकिन डबल बॉन्ड कितना? मेजर डबल बॉन्ड ही है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कह सकते हैं क्लोज टू 2 ही होगा, क्योंकि मेजर कंट्रीब्यूटर तो 2 की तरफ ले जा रहा है। मींस इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो 1.33 के पास होगा। ये इंडिकेशन है, क्योंकि 2 की तरफ हम जा रहे हैं, 2 से थोड़ा सा कम हो रहा है, 2 से थोड़ा सा कम हो रहा है। इसका मीनिंग है कि 1.33 के क्लोज वाला डेटा है। ये बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, 2 के जैसा होगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 के जैसा, 1.33 से थोड़ा सा ज्यादा हुआ, क्योंकि थोड़ा सा सिंगल आया। सिंगल कहाँ से आया? उन दोनों से। अब यहाँ पर देखें, यहाँ तो सिंगल आ रहा है और इसमें डबल आ रहा है, तो 90% तो सिंगल ही बनेगा। यहाँ बना दो, लेकिन थोड़ा सा डबल बॉन्ड आया और यहाँ भी डबल बॉन्ड आया। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या बन जाएगा? 1। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या बनेगा? क्लोज टू। तो इसके बेसिस पर आप आज नेक्स्ट टाइम से ये क्लास से आप बाहर अंदर नहीं जाना है, सब कुछ बंद है। हाँ, इमरजेंसी सिचुएशन अलग है, किसी तबीयत खराब है, कुछ प्रॉब्लम है, बट डिसिप्लिन मीन्स डिसिप्लिन, और सीखना है। ठीक है, हमने तो ये सोचा है कि इस बार सबको सिखाना है, अच्छे से सिखाना है, तो उसके लिए तो डिसिप्लिन जरूरी है। क्योंकि 11th में बहुत सारे बच्चों की हैबिट बनी, क्लास चल रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, जा रहा है। तो 11th में हमने रोका नहीं, क्लास खत्म होने वाला था, कोई बात नहीं, 12th में फिर अप्लाई करेंगे। और इस बार मैंने हर बैच में स्ट्रिक्टली अप्लाई किया है, और हमने थोड़ा सा अपना इमोशंस छोड़ दिया है।
पहले मुझे ये फील होता था किसी बच्चे को खड़ा कर दिया, उसे परेशानी हो रही होगी, अब ये फीलिंग हमने हटा दी। अगर मुझे ये लगा कि नहीं रियली उसे प्रॉब्लम हो रही है तभी, और इतने पावरफुल तो वही आप 10 मिनट तो खड़े हो सकते हो, तो ये फीलिंग तो शायद ही कभी है। सो डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, पर्पस केवल एक ही है और वो है आपका आउटपुट। हमें आपको एक अच्छी जगह पहुंचाना है और वो बिना पेन के नहीं होने वाला, समझाया भी था। अगर आपको स्टेबलाइज होना है तो अनस्टेबल स्टेट में तो जाना ही पड़ेगा। जब तक आप अनस्टेबल जोन में नहीं जाएंगी तब तक आप वहां पहुंच ही नहीं सकते, वो इम्पॉसिबल है। फिलहाल इस पॉइंट को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पर आप हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स की हेल्प से रियल मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और ये स्ट्रक्चर रियल में, जैसे आप बॉन्ड ऑर्डर हमने 2 लिखा है, अब इसको हटा देंगे, ये इसका ऐसा बनेगा। अब किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसका कम कैसे पता चलेगा? ये इनसे पता चलेगा। तो ये स्ट्रक्चर मीनिंगफुल तभी होगा जब ये इसके साथ होगा। ऐसा नहीं कि ये बना दिया, ये पेपर पर बनाया, ये मीनिंगलेस है बट मीनिंगफुल है। कब? जब ये इसके साथ है, क्योंकि तब आपको पता है कि यहाँ का कैरेक्टर का मीनिंग क्या है, यहाँ के कैरेक्टर का मीनिंग क्या है, यहाँ के कैरेक्टर का मीनिंग क्या है। तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की हेल्प से आप रियल मॉलिक्यूल तक पहुंच सकते हैं, और उस रियल मॉलिक्यूल के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड का जो भी कैरेक्टर है वो कैरेक्टर इनसे आया है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड का पेपर पर ड्रॉ करना तभी मीनिंगफुल होगा जब उसके साथ साथ उसके कंट्रीब्यूटर भी हो कि कहां से ये कैरेक्टर आ रहा है। अगर ये आपको सामने दिख रहे हैं तो आपको इसका मीनिंग क्लियर होगा कि ये बॉन्ड का क्या मीनिंग है, इस बॉन्ड का क्या मीनिंग है और इस बॉन्ड का क्या मीनिंग है। तो जब भी हम इस तरीके को यूज करके एक से ज्यादा हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स को यूज करके रियल मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करते हैं, या ऐसे मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करते हैं जिसका ऑन पेपर प्रॉपर स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं हो सकता, उसी को रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस एक एक्सप्लेनेशन टूल है जिसकी हेल्प से कुछ ऐसे मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग एक्सप्लेन की जाती है जिनका करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर पेपर पर नहीं बन सकता। कितने बच्चों को रेजोनेंस का मीनिंग समझ आ गया है? तो इसे नोट कर लो, फिर डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद आगे की बातें हैं। अगर हम सिंप्लीफाइड वे में कहें, जब भी हम एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर यूज करके किसी की बॉन्डिंग एक्सप्लेन कर रहे होंगे, मींस रेजोनेंस यूज कर, या फिर वहां पर उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होगा। जब भी आप एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स की हेल्प से बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करेंगे, मींस रेजोनेंस हो रहा है। देखिए, व्हेन अ मॉलिक्यूल और आयन डिफाइन कर लेते हैं। When a molecule or ion cannot be represented by single Lewis, cannot be represented by single Lewis structure, and more than one structures are required, for complete explanation
is known as resonance. Is known as resonance. Is known as resonance. तो सिंपल सी डिफिनीशन है, अगर एक से ज्यादा स्ट्रक्चर यूज करके एक्सप्लेनेशन करना पड़ा है तो रेजोनेंस कहेंगे। एक से ज्यादा स्ट्रक्चर यूज करके एक्सप्लेनेशन किया तो इसी एक्सप्लेनेशन को हम रेजोनेंस कहेंगे। अब इसलिए क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड की क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड अभी मुझे तो आगे आएगा। अभी स्ट्रक्चर बना, अभी तो आपको कहाँ से बना देंगे, बना दिया। यही तो आपको आगे सीखना है, कैसे बनेंगे, क्या है। देखिए अब आगे क्या पड़ा तो डिफाइन हो गया। अब हम ये डिस्कस करेंगे किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है और हम कैसे पहचानेंगे। मॉलिक्यूल पहचान में आ गया तो उसके हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर कौन कौन से बनेंगे और वो कैसे बनेंगे, उसे बनाएंगे। फिर उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि स्टेबिलिटी से पता चलेगा ना कि इसमें कितना करैक्टर जाएगा। रिलेटिव स्टेबिलिटी जानने के बाद रियल मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, कैसा दिखेगा, वो बनाना सीखेंगे। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ रेजोनेंस की बात करेंगे, कितने टाइप का रेजोनेंस होगा। बट ये लंबा है, देखने में लग रहा है ना इतना काम करना है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में 2 घंटे लग जाते हैं। बॉन्ड कहाँ बनना है, सबसे पहला काम तो वही है कि आपको ये सिखाना है स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, और सबसे ज्यादा टाइम उसी में लगता है। जबकि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा है, एक बॉन्ड को तोड़ना है, दूसरे बॉन्ड को जोड़ना है, एक ब्रेक करेंगे, एक फॉर्म करेंगे। बट क्योंकि ये स्टेप साइमल्टेनियस होता है, इसलिए जब तक आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं हो जाती तब तक आप उस पार्ट को अच्छे से नहीं कर पाते। प्रैक्टिस के बाद अपने आप बनने लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, फिर धीरे 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 जैसे से बॉन्ड दिखने लगते हैं, सही यहाँ प्लस जाएगा या माइनस जाएगा, फिर बनने लगता है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है, तो इसके लिए आप बॉन्डिंग सिस्टम की हेल्प ले सकते हो। बॉन्डिंग सिस्टम की हेल्प से हम ये पहचान सकते हैं कि किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो सकता है, किस में रेजोनेंस नहीं हो सकता। तो हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग सिस्टम। कई सारे बच्चे, 1-2 बच्चे जिनकी तबीयत खराब हुई, उनको कभी भी रेजोनेंस समझ नहीं आएगा, रेजोनेंस होता क्या। बुक में पढ़ते रहो, 10 बार पढ़ लो, लिखा भी यही लाइन है जो हमने बोला है, लेकिन आप उस लाइन तक, और अगर कोई मुझसे पूछेगा, अब इतना टाइम देकर तो नहीं किसी को समझा सकते, आराम से लिखा, फिर एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया। पॉइंट तो मैं वही स्टेटमेंट बोलूंगा, लेकिन वो स्टेटमेंट पहुंचेगी नहीं। तो टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, फर्स्ट लिखिए आइसोलेटेड बॉन्डिंग सिस्टम। फर्स्ट आइसोलेटेड बॉन्डिंग सिस्टम। आइसोलेटेड का यहाँ पर हम जो भी बॉन्डिंग सिस्टम देख रहे हैं, पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। आगे इसको और एक्सप्लोर कर लेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटी। अभी हम पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, अगर 2 पाई बॉन्ड के बीच 2 या 2 से ज्यादा सिग्मा का गैप हो तो उन्हें हम आइसोलेटेड करेंगे। इसे लिखेंगे गैप ऑफ 2 और मोर देन 2 सिग्मा बॉन्ड between 2 pi bond, between 2 pi bond, कुछ ऐसा। CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, CH2।
ये क्या हुआ, इनके बीच 2 सिग्मा का गैप है, तो इसे कहेंगे आइसोलेटेड बॉन्डिंग सिस्टम, आइसोलेटेड, इसे कहेंगे आइसोलेटेड। दूसरा होगा क्यूमुलेटेड, क्यूमुलेटेड बॉन्डिंग सिस्टम। क्यूमुलेटेड का मीनिंग है एडजेसेंट पाई बॉन्ड, अगर पाई बॉन्ड पास पास है, उनके बीच कोई भी गैप नहीं है, तो उसे हम क्यूमुलेटेड टर्म यूज करते हैं। इसका मीनिंग सिंपली कह सकते हैं एडजेसेंट पाई बॉन्ड, एडजेसेंट पाई बॉन्ड, जैसे CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH3, इसे कहेंगे क्यूमुलेटेड। And third, conjugated bonding system। कंजुगेटेड का मीनिंग है गैप ऑफ 1 सिग्मा बॉन्ड, इसका मीनिंग है गैप ऑफ 1 सिग्मा बॉन्ड between 2 pi bond, between 2 pi bond। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हुआ कंजुगेटेड, ये हुआ कंजुगेटेड। Resonance always occur in conjugated bonding system, always occur in conjugated bonding system। रेजोनेंस जब भी आपको मिलेगा हमेशा कंजुगेटेड सिस्टम में ही मिलेगा। तो अगर आप कंजुगेटेड सिस्टम पहचान लो तो रेजोनेंस पहचान लेंगे। अब फिर से कंडीशन लिख देते हैं, किस कंडीशन में रेजोनेंस होगा। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, पहला तो कंजुगेशन चाहिए और दूसरा प्लेनरिटी चाहिए। अच्छा, प्लेनरिटी क्यों चाहिए या रेजोनेंस एक्चुअली होता क्या है उससे मैं एक बार आपको समझा देता हूँ अच्छे से। रेजोनेंस या स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, उसका मीनिंग क्या है, स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे ये मॉलिक्यूल था, इसमें तो रेजोनेंस है। अब इसके स्ट्रक्चर्स का मीनिंग क्या है। कार्बन कार्बन लिख लेते हैं। ये आपका
पाई बॉन्ड बना था, ये बना था। एक्चुअली 4 पाई बॉन्ड, 4 पी ऑर्बिटल है। कितने तरीके से पाई बॉन्ड बन सकता है, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, उतने स्ट्रक्चर बनेंगे जितने तरीके से पाई बॉन्ड बन सकता है। अब जैसे ये दोनों आपस में एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया, और क्या हो सकता है, बीच वाला एक पेयर बन जाए। मीन्स एक और पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती है क्या, ये पाई बॉन्ड बन जाए और 2 फ्री हो जाए, इसके ये 2 स्ट्रक्चर बन गए। हाँ, इसमें क्या होगा, एक बॉन्ड टूटा है तो एक पर प्लस आएगा, एक पर, तो इसमें क्या है, एक बार प्लस इस पर हो जाएगा, एक बार माइनस इस पर, एक बार इस पर प्लस, वही 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। तो जितने तरीके से पाई बॉन्ड बन सकते हैं वही बनेगा। प्लेनरिटी की जरूरत क्यों है, पाई बॉन्ड बनाना है, पाई बॉन्ड तो तभी बनेगा, ऐसे बनेगा क्या, तो अगर प्लेनर नहीं होगा तो आपका होते हुए भी पाई बॉन्ड बनाना होता है, इसलिए आपको प्लेनर रखना ही पड़ेगा। अगर सिस्टम प्लेनर नहीं है तो पाई बॉन्ड कंजुगेशन होते हुए भी पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, इसलिए मॉलिक्यूल का प्लेनर होना जरूरी है। क्योंकि रेजोनेंस का मीनिंग सिंपल सा, कितने तरीके से पी ऑर्बिटल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना सकते हैं, जितने तरीके से बना सकते हैं उतने ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं। तो पाई बॉन्ड बनने के लिए ही सिस्टम को प्लेनर होना होता है। और फिलहाल आपको इसके चक्कर में पढ़ना नहीं कौन सा नॉन प्लेनर, एक दो नॉन प्लेनर है, वो आगे कुछ एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट उसमें बताया जाएगा, अदरवाइज जो भी मिलेगा सब प्लेनर। समझ आ गया? तो अब हम लोग स्ट्रक्चर्स पर आते हैं, स्ट्रक्चर बनाना कैसे। कौन सा? ये 4 पी ऑर्बिटल है, ये दो का पेयर बन गया, और एक बार पिछवाड़े का पेयर बन गया। अब ये तो आपस में ओवरलैप नहीं कर सकते ना किनारे से, लेकिन अगर ये साइक्लिक सिस्टम होता तो बहुत सारे पेयर बनते, साइक्लिक होता तो कांटेक्ट में आ जाते, तो वहां सिस्टम हो जाता। ओपन चेन है इसलिए ये और ये आपस में ओवरलैप नहीं कर सकते, तो वही पॉसिबिलिटी बनेगी ना, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, और एक क्या हो सकता है, ये दोनों एक साथ। अब ये दोनों एक साथ तो आ नहीं सकते। कंजुगेशन पैरामीटर कौन कौन से होते हैं? पहला होता है लोन पेयर, दूसरा होता है पाई बॉन्ड, तीसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, चौथा होता है वैकेंट ऑर्बिटल। अब देखो वैकेंट ऑर्बिटल में क्या आएगा, इसी में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और लोन पेयर में नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन बाहर गया है, ऑर्बिटल खाली हुआ है, वैकेंट ऑर्बिटल का केस। बॉन्ड दो ही तरीके से बनेगा, जो कि आपने बॉन्डिंग में पढ़ा था। कैसे बनेगा, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, इससे बन गया नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, ये होता है। और दूसरा, एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास, इसे बनता है ना, क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट को कैसे दिखाया जाता है, ठीक है, तो दो ही तरीके से बॉन्ड बनेगा। वैसे जो भी स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे उसमें 99% यही कैटेगरी है, डोनर एक ही होगा, दोनों नहीं होगा, कंट्रीब्यूटर केवल एक ही होगा। अब इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, बॉन्ड कैसे बनाना है और कैसे तोड़ना है।
ऐसे लिखते चलो। ये सब देखिए, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये की पॉइंट्स हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ती है, इनका हमें एक्सपोजर होना चाहिए। देखो बॉन्ड डबल बॉन्ड है, इस बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है। ये बॉन्डिंग पेयर है, ये बॉन्डिंग पेयर यहाँ जाएगा। ये हेटेरोडाइटिक बॉन्ड फिशन है बेसिकली, तो ए पर प्लस और बी पर और ये लोअर पेयर। ये प्रोसेस है क्या, बॉन्डिंग पेयर किसमें गया, लोअर पेयर। बॉन्डिंग पेयर किसमें जा रहा है। अच्छा दूसरा क्या होगा, लोअर पेयर किसमें जाएगा, बॉन्डिंग पेयर में, इसको यहाँ ले जाओ। अब क्या बनेगा, ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यही वाला है, इसलिए जिसने दिया उस पर तो दूसरे पर ये बन जाएगा, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। दूसरी सिचुएशन क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है, होमोलाइसिस किया तो ये रेडिकल और तो पीछे आपने ये बॉन्ड फॉर्मेशन है, ये बॉन्ड ब्रेकिंग, क्योंकि ब्रेकिंग और ये फॉर्मेशन। अब आते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जैसे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को इधर ले जाना है, इधर ले जाना है, ये कैसे डिसाइड करेंगे, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। Direction of flow of electron बहुत क्लियर है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जैसे हीट हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, एग्जैक्टली वही है यहाँ पर भी, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। वैसे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है नेगेटिव चार्ज पर और सबसे कम होती है पॉजिटिव, लेकिन इन बिटवीन और भी कुछ आएंगे, वो देख लेते हैं क्या क्या होगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां होगी जहां पर नेगेटिव चार्ज होगा और मिनिमम वहां होगी जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो देखिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये क्या बना गया, नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर, ये लोन पेयर दिखाया गया है, नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर। फिर दूसरा प्योर लोन पेयर, फिर डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन सेम एलिमेंट्स के बीच, फिर हेटेरोएटम मींस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, क्योंकि इधर थोड़ा सा पोलरिटी आ जाती है प्लस माइनस, और फिर पॉजिटिव चार्ज। ये डायरेक्शन है। अब कंजुगेशन मान लो नेगेटिव चार्ज जो बॉन्ड का है तो नेगेटिव चार्ज इधर ले जाओ,
लोन पेयर बॉन्ड का लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इन दोनों का है मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट की तरफ जाएगा, इसका है पॉजिटिव चार्ज की तरफ, या फिर लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज का है पॉजिटिव चार्ज। ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आपको दिखाना है। देखिए सब कुछ सिस्टमेटिक है, जो नेचुरल डायरेक्शन वही सब यूज हो रहा है। आपकी कम होती है, तो इसलिए जब आप अभी स्ट्रक्चर बनाने बैठे तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस आएगा इनिशियली, पर जब आप 2, 4, 10, 15 स्ट्रक्चर बना लेंगे तो रेजिस्टेंस अपने आप रिमूव हो जाएगा, फिर स्मूथली आप स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने लगेंगे। हाई टू लो, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और जहां इलेक्ट्रॉन कम है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ होगी, वहां से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। बीच में हमने उनको रखा है जो एक सीक्वेंस में आ रहे हैं, एक ऑर्डर में। सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज पर, फिर लोन पेयर पर, फिर नॉर्मल बॉन्ड पर, नॉर्मल सीसी बॉन्ड पर, फिर हेटेरोटम के साथ, फिर पॉजिटिव चार्ज। तो लिखो टाइप्स ऑफ कंजुगेशन। कितनी तैयारी करनी पड़ी, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है ना, ये उसकी तैयारी चल रही है। इतनी सारी बातों का ध्यान रखना है। ये जो आपको बताया जा रहा है ये बुक्स में नहीं मिलेगा, कि पढ़ाते पढ़ाते हम लोगों को फील होता है आप यहाँ परेशान होते हैं, ये बात समझ नहीं आती, ये बात समझ नहीं आती, तो वो सारी बातें आपको आसानी से समझ आ जाए उसके लिए ये सारी इंफॉर्मेशन अलग से दी जा रही है। बेसिकली अभी हम प्रिपरेशन कर रहे थे, स्ट्रक्चर बनाना है, उसके लिए क्या क्या बात आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आप आसानी से सीख सकें। फिर भी आसान नहीं होगा, इतना करने के बाद भी अल्टीमेटली 2 ही काम करना है, बॉन्ड तोड़ना है, बॉन्ड बनाना है। ये 2 स्टेप से ज्यादा नहीं है, एक ये होगा और एक ये होगा, लेकिन यही 2 स्टेप आपको सीखेंगे लग रहा है तो सीख लो तो बहुत अच्छी बात है, फिलहाल पॉसिबल नहीं। क्यों, सब बचपन सिखा के आ रहे हैं, कोई सीखता ही नहीं। परेशानी क्या आएगी, ये दोनों स्टेप ना एक साथ होगा, और जो इंटरमीडिएट हो बनाना नहीं होता, वो माइंड में बनाना होता है। पेपर पर बना के देखेंगे तब तो बन जाएगा, वो आपको इमेजिन करके आगे बढ़ना होता है, तो उसका आउटकम लिखना होता है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर लिखना अलाउड नहीं है पेपर पर। इसलिए वो जो बीच का स्टेप है वो आपको इमेजिन करना होता है, और उस इमेजिनेशन में दिक्कत है। टाइप्स ऑफ कंजुगेशन, फर्स्ट पाई बॉन्ड कंजुगेशन। फर्स्ट पाई बॉन्ड कंजुगेशन, पाई बॉन्ड कंजुगेशन। पाई बॉन्ड कंजुगेशन, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, ये है पाई बॉन्ड कंजुगेशन। इस पाई बॉन्ड और इस पाई बॉन्ड के बीच एक इलेक्ट्रॉन का मूव किधर से किधर होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू किसकी तरफ, उसका रीजन है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर ले जाएंगे, जिधर ले जाएंगे उधर माइनस होगा, माइनस ऑक्सीजन पर ज्यादा अच्छा होगा या कार्बन पर, इसलिए इधर ले जाते हैं। रीजन सिंपल सा है कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। नेक्स्ट टाइम से तुम दोनों साथ में बैठोगे।
किस बैच में थे? E2 E2 and G2 अलग अलग बैच था। इतनी क्लोज फ्रेंडशिप कैसे हो गई? बॉन्ड तो टूट गया था सबका, इतनी जल्दी बॉन्ड बन गया। अभी तुम्हें सिखा रहा हूँ बॉन्ड बनाना, यहाँ नहीं बनाओगे। देखो तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराना, कुछ इस तरह से। देखिए बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इस पर जाएंगे। हाँ यहाँ देखोगे तो इसके पास ऑलरेडी 2 है, दिखाना चाहो दिखाओ, नहीं दिखाना चाहो नहीं दिखाओ, बाद में दिखा लेंगे, क्योंकि काउंट करना आसान है कितने लोन पेयर बच रहे हैं, बॉन्डिंग को देखा। और ये 2 यहाँ जाएंगे। इस प्रोसेस को जब आप यहाँ लिखेंगे, यही परेशानी क्या है कि इस बॉन्डिंग जो बॉन्ड ब्रेकिंग है इसको लिखना अलाउड नहीं, डायरेक्टली आउटकम लिखना है। आपको ये लिखना है, यहाँ रहेगा प्लस, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड और ये आ जाएगा माइनस, ये बन जाएगा, सीधे ये लिखना है। लेकिन ये होगा कैसे? CH अब यहाँ पर आया प्लस और यहाँ पर आया माइनस के साथ लोन पेयर, यहाँ पर फिर आया प्लस और माइनस के साथ लोन पेयर। ये जो प्लस माइनस है ये बीच में एक बॉन्ड बन गया, यहाँ प्लस रह गया और यहाँ माइनस रह गया। तो परेशानी क्या है कि ये वाला पार्ट आपको खुद से इमेजिन करना होगा, ये पेपर पर नहीं ड्रॉ कर सकते, तो हमने इसलिए अलग से बना दिया। ये स्ट्रक्चर है और ये इससे सीधे ये बनाना है। तो बीच में जो एक गैप है यही सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस को रिमूव करने का तरीका प्रैक्टिस होता है। धीरे धीरे वो इमेज माइंड में बन जाती है। जब आपके माइंड में प्रॉपरली बन जाएगी उसके बाद आप डायरेक्टली जंप करके वहां पहुंच जाएंगे। जैसे अभी तो जो दूसरा स्ट्रक्चर देंगे बिल्कुल इसी पैटर्न पर वो तो बन जाएगा, लेकिन जब पैटर्न चेंज होगा तो फिर से दिक्कत हो जाएगी। और वो क्या रहा, एक बॉन्ड ब्रेक किया और एक बॉन्ड बना, तो यही रहा, ब्रेकिंग हुआ 2 और एक फॉर्मेशन है, जो बच गया उसको दिखा दिया। जैसे ये स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड N एंड CH2 डबल बॉन्ड CH N कोऑर्डिनेट। ध्यान रखना कोऑर्डिनेट सिग्मा होता है, अभी बच्चे को कंफ्यूजन हो गए, पाई बॉन्ड होता है दूसरे बैच में, उसको पाई क्यों नहीं कहते? सिग्मा पाई तो सिंगल है सिग्मा, डबल है तो एक सिग्मा एक पाई, उनके स्ट्रक्चर्स दोनों का। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ले जाएंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन की तरफ, ये बनेगा CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N माइनस, 2 लोन पेयर।
यहाँ पर ये पेयर यहाँ जाएगा और ये पेयर, इसके करस्पॉन्डिंग बनेगा CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड N, यहाँ पर माइनस पॉलीन। कितने बच्चों को समझ में आ गया? नेक्स्ट, यहां से मूवमेंट के यहां तक पहुंच गए। आगे आपको मिलेंगे 5 मिलेंगे, 6 भी बनेंगे, 10 बन सकते हैं, तो आप आगे बढ़ते जाओ एक एक स्टेप के थ्रू, जितने बने उतने बना। बेसिकली ये कंजुगेशन पर डिपेंड करता है। अगर केवल 2 का ही कंजुगेशन है तो 1 बनेगा, तो 2 स्ट्रक्चर बनेंगे। 3 का कंजुगेशन है 3 बन जाएंगे। ऑक्सीजन। दूसरा है तो क्या हुआ? अरे कंजुगेशन पहले था ना, और यहाँ भी तो कंजुगेशन है। कैसे? ये लोन पेयर और इसके साथ एक सिग्मा बॉन्ड है कि नहीं? बीच में सिग्मा है कि नहीं? कंजुगेशन है। नेक्स्ट, पाई बॉन्ड लोन पेयर कंजुगेशन। पाई बॉन्ड लोन पेयर कंजुगेशन। पाई बॉन्ड लोन पेयर कंजुगेशन। देखो यहाँ पर पाई बॉन्ड और लोन पेयर के बीच एक सिग्मा बॉन्ड का गैप होगा। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH(O)CH3। अब यहाँ पर 2 लोन पेयर है। कितने भी लोन पेयर है यूज तो एक ही होगा। क्यों? क्योंकि एक ही पाई बॉन्ड बनाना है और तो एक ही बनेगा, तो इसके लिए एक पेयर चाहिए। तो कितने भी पेयर हो अल्टीमेटली एक ही पेयर कंजुगेशन में कंसीडर किया जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होगा? लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू मोर, लोन पेयर इधर जाएगा। यही डायरेक्शन डिसाइड करता है। यहाँ से ये लोन पेयर यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड पेयर यहाँ लोन पेयर बनाएगा। इधर से इधर जाए, समझ में आएगी नहीं? डायरेक्शन देखो किधर है पीछे। हाई टू लो, निगेटिव चार्ज है, फिर लोन पेयर है, फिर पाई बॉन्ड है। तो लोन पेयर पाई बॉन्ड की तरफ जाएगा, पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की तरफ जाएगा। लोन पेयर को पाई बॉन्ड की तरफ ले जा रहे। यही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बॉन्डिंग पेयर है आपका, लोन पेयर है। लोन पेयर बॉन्डिंग पेयर की तरफ जाएगा, बॉन्डिंग पेयर लोन पेयर की तरफ जाएगा। उसका डायरेक्शन पहले से दिया गया, हाई टू लो। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इधर कम है, इधर फ्लो होगा। ठीक है। अब इसका जो इमेजिनेशन है, अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा होगा? इसने बॉन्ड बनाया प्लस माइनस, यहाँ बॉन्ड बना प्लस माइनस, यही हुआ ना? ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्म हुआ। मिडिल में प्लस माइनस है, 0 हो गया। यहाँ माइनस बचेगा, यहाँ प्लस। तो ये स्ट्रक्चर आप सीधे लिखोगे CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड O CH3 प्लस। 2 लोन पेयर थे, एक ही रहे। ठीक है। दूसरा CH2 डबल बॉन्ड CH NHCH3 लोन पेयर है। नेक्स्ट CH3CO OCH3। ऑक्सीजन पे लोन पेयर भी था। ऑक्सीजन पे लोन पेयर यहाँ लोन पेयर तो है,
लेकिन ये लोन पेयर किसके साथ कंजुगेशन में? जिसका कंजुगेशन होगा वही तो डीलोकलाइज होगा। ये कंजुगेशन में ये लोन पेयर क्या इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन है? एक दो का गए और इसके साथ तो गए भी नहीं। ठीक है, वो सब आपको धीरे धीरे दिखने लगेगा। जैसे से आप सारे कंजुगेशन पढ़ोगे, स्ट्रक्चर बनाओगे, तो कहाँ बनना चाहिए कहाँ नहीं बनना चाहिए वो पार्ट आपको धीरे धीरे अपने आप दिखने लगेगा। तो इसमें क्या बनेगा? ये यहाँ बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड यहाँ, हाँ कैवेरो किधर भी डाल सकते हो, ऊपर नीचे जहाँ स्पेस मिले। ये हो जाएगा CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड NH प्लस CH3। यहाँ पर ये बॉन्ड बनाएगा और ये इधर जाएगा CH3C2 माइनस डबल बॉन्ड O CH3 प्लस। यहाँ पर ये जाएगा O माइनस प्लस। तो समझ आया? तो अभी से रिवाइज करेंगे और आप असाइनमेंट 1 पूरा कर सकते हैं 1 तक। नेक्स्ट क्लास में 2 और 3 का भी काम हो जाएगा और उसके आगे भी असाइनमेंट मिल जाएंगे आपको। अभी आपको केवल असाइनमेंट्स ही करना है क्योंकि प्रीवियस वर्कबुक नहीं कर पाएंगे, वो कलेक्टिवली सब दिया हुआ है। तो जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं होता उसके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे या फिर बेसिक थ्योरी हो जाए तब हो जाएंगे। एक बार रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन हो जाए तो फिर उसके भी क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। और प्रैक्टिस कॉपी सभी को ले आना है। चौथा पे आ